Hello everyone, I welcome you all to IS Shastra, the premier institute for civil services preparation in Eastern India, right? So, इस class में this is the basics for polity. First, we'll understand that what are the basic nuances you need to build upon the foundation course of polity. ठीक है, तो उसको समझते हैं. सबसे पहले if we are discussing, so if you remember in the strategy session, I told you we'll be starting from what is the difference between polity and political science. आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो गए जिनके पास क्लास 11th एंड 12th में या ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस था. ठीक है, सो लेट मी राइट द वर्ड हियर पॉलिटिकल साइंस वर्सेस, ये हमारा सिलेबस नहीं है. ठीक है, वर्सेस इंडियन पॉलिटी. पॉलिटिकल साइंस इज अ सब्जेक्ट विच डील्स कि भाई आइडियली ये चीजें होनी कैसे चाहिए. ठीक है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ इट कि ये चीजें होनी कैसी चाहिए. अब व्हेन वी एज्यूम कि भाई आइडियली चीज ऐसी होनी चाहिए, उसके लिए वी नीड टू कंसिडर द सेकेंड एस्पेक्ट ऑल्सो कि भाई एक्चुअल लेवल के ऊपर जाके जब वो चीज हो रही होगी, देयर माइट बी वेरियस एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स, है ना, हो सकते हैं जो उसको इंपैक्ट करेंगे. फॉर एन एग्जाम्पल, इन एथिक्स यू विल स्टडी अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल और अ डिफरेंस बिटवीन एटीट्यूड और अ बिहेवियर. अभी इफ आई टेल यू कि भाई व्हाट इज एटीट्यूड, एटीट्यूड इज योर प्री डिस्पोजिशन टुवर्ड्स अ वेरियस थिंग दैट कैन बी फिजिकल और साइकोलॉजिकल. आप मान लीजिए कि भाई आपका जो एटीट्यूड है दैट इज लेट से प्रो आम आदमी पार्टी, hypothetical example, but now your attitude is of pro Aam Aadmi Party, but do you think that if you are standing in the BJP head office, will you be raising the pro Aam Aadmi Party slogans? No. That is your what? Behavior. Similarly, theory है ना, एंड उसको जब हम प्रैक्टिकल लेवल पे इंप्लीमेंट करने जाते हैं, उन दोनों में डिफरेंसेस आ जाते हैं. तो जब हम इस थ्योरी के साथ इसका डायनामिज्म अटैच कर देते हैं, दैट इज व्हाट, वो कहलाता है आपका इंडियन पॉलिटी. ठीक है, तो यहां पे मान लीजिए कि भाई एक डेमोक्रेसी में इलेक्शंस कैसे होने चाहिए, ये मुद्दा है हमारा पॉलिटिकल साइंस का. ठीक है, अभी जब इलेक्शंस हो रहे होंगे वहां मनी एंड मसल पावर का प्रॉब्लम आएगा. है ना, वहां पे प्रॉब्लम आएगा क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का. तो ये सब हमारा सिलेबस बनता है. वी हैव टू डू दिस पार्ट ऑल्सो, बट अलॉन्ग विद इट the dynamic dimension attached to it, that is what is called as your Indian polity, sir and ma'am. All right, chaliye. Now let's move to the very first thing. सबसे पहले अगर आप भारत की बात करो तो इंडिया में जो भी चीजें सब ऑटोमेटिकली रन करी जाती हैं, ठीक है, वो रन करी जाती हैं जी कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस के ऊपर. आपने सुना होगा संविधान, भारतीय संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दिस एंड दैट. तो लेट्स फर्स्ट सी कि भाई व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन? सोचिए, गिव योरसेल्फ टाइम, थिंक अबाउट इट. व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन? इफ आई हैव टू टेल यू इन अ सिंपलिस्टिक वे कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, सो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पावर मैप. What is a constitution? Constitution is a power map. आपने जोग्राफिकल मैप देखा होगा, है ना, जहां पे जोग्राफिकल चीजें बताई जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल कीजिए फिजिकल फीचर्स लाइक माउंटेन्स कहाँ पे हैं, डेजर्ट कहाँ पे है, कोस्टल प्लेन्स कहाँ पे हैं, है ना, उसके बाद ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया कहाँ पे हैं, आपका डेल्टा एरिया कहाँ पे, ऑल दीज थिंग्स आर देयर, राइट. दैट इज कॉल्ड एज योर जोग्राफिकल मैप. नाउ हियर व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन इज, सर एंड मैम, द पावर मैप. नाउ पावर मैप है मतलब जैसे वो फिजिकल फीचर्स के बारे में बताता है, ये डिवीजन ऑफ पावर्स के बारे में बताएगा. नाउ लेकिन डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन व्हाट? ऑफ द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है,
तो वो एक डॉक्यूमेंट जिसके अंदर हमें पावर मैप मिलेगा, पावर डिवीजन मिलेगी ऑफ व्हाट, ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। अगर हम भारतीय कंटेक्स्ट की बात करें या ओवरऑल भी बात करें तो हमारे पास मेनली 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट आती हैं। नंबर 1 वी हैव इज लेजिस्लेचर, ठीक है। सेकेंड वी हैव इज एग्जीक्यूटिव, and third we have is judiciary. Now let me explain you with a very simple and sorted example, ठीक है। Let's say कि भाई हम ना एक ये let's say this is a traffic signal, ठीक है, यहां पे लाइट लगी है ट्रैफिक वाली। चलो अभी लेजिस्लेचर का काम है जी कानून बनाना, टू लेजिस्लेट, राइट। नाउ व्हाई लेजिस्लेशन इज इंपॉर्टेंट? बहुत सारे लोग हैं यार, इफ देयर विल नॉट बी अ सिंगल सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस इन द फॉर्म ऑफ अ लॉ, तो कैसे पता चलेगा जी कि भाई इतने सारे लोगों को किस चीज के लिए, मतलब व्हाट वी कैन कॉल, किस चीज से एडहियर करना है। आई विल गिव यू एग्जांपल। आप मान लीजिए सड़क पे जा रहे हो, है ना, वहां पे एक एम्बुलेंस वाला भी है ना, आपके लिए तो आपका काम ही इंपॉर्टेंट है ना। व्हाई यू विल फील कि भाई योर वर्क इज लेस इंपॉर्टेंट देन समवन अदर्स वर्क। लेकिन अगर हम आइडली थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखें तो आपका काम जरूरी है या एम्बुलेंस में जो एक मरीज है हु इज ऑन द वर्ज ऑफ डेथ, है ना, तो दोनों में से कौन इंपॉर्टेंट है? एम्बुलेंस वाला। लेकिन कभी आप समझोगे आंसर है नहीं। तो इसलिए समाज में उस तरह की रेगुलेशन लाने के लिए हमारे पास हमें एक बॉडी चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज योर लेजिस्लेचर, जिसका काम है जी लॉ बनाना, लॉ मेकिंग। तो ये तो हो गया पॉलिटिकल साइंस। इसकी पॉलिटी देखे कि भाई भारत में लॉ बनाता कौन है, जो हमने पिछला स्ट्रैटेजी सेशन में देखा था कि भाई भारत इज अ व्हाट, इट इज अ डेमोक्रेसी। What is India? India is a democracy. And in democracy, what happens? Demo means what? Demo means people. Cracy means what? Cracy means power to rule. तो अगर रूल करने की पावर लोगों के हाथ में है तो आइडियली कानून या लेजिस्लेशन भी लोगों को ही बनाना चाहिए। बट हमने भारत में क्या देखा, भाई बहुत ज्यादा लोग हैं, इनकी एक मत कैसे आएगी, हाउ दे विल यूनाइट ऑन अ सर्टेन डिसीजन, हाउ विल बी एबल टू नो दिस। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, है ना, हम 140 करोड़ लोगों को पार्लियामेंट में नहीं बुला सकते। विल टेल दीज पीपल कि भाई आपको जिन लोगों में विश्वास है कि भाई ये बंदा मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो इंटरेस्ट हैं वो बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है सेंटर या स्टेट लेवल पे जाके, आप उनको इलेक्शंस के जरिए इलेक्ट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल स्टेट लेवल में इंटरेस्ट प्रेजेंट करने के लिए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी आप किसको चुनते हो? एमएलए को। सेंट्रल लेवल पे यू चूज योर एमपीज, है ना। सो दिस लेजिस्लेचर इन प्रैक्टिकल सेंस इज whom? योर एमपीज एंड योर एमएलएज। समझ गए जी बात को? चलिए अभी आया सेकेंड थिंग। मान लीजिए कि लॉ बन गया, जब तक लाल बत्ती है तब तक यू कैन नॉट क्रॉस द रोड। नाउ दिस इज अ लेजिस्लेशन जो इन्होंने पास कर दी। हाइपोथेटिकल एग्जांपल, that until and unless the red light does not change to green light, you cannot jump the signal, you cannot cross the signal. ठीक है। अभी do you think that these MPs and MLAs will be standing at the traffic lights to check this? Answer is no. Now उनका काम क्या है? Their work is to just make the policies, make the legislations. इनकी चेकिंग के लिए किनका काम होता है? पॉलिसीज की, भाई क्या लेजिस्लेचर द्वारा बनाई गई पॉलिसीज अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट हो रही है या नहीं। दिस इज द वर्क ऑफ एग्जीक्यूटिव। दैट मीन्स व्हाट? टू इंप्लीमेंट द पॉलिसीज मेड बाय द लेजिस्लेचर, टू इंप्लीमेंट द पॉलिसीज। लॉ को बनाना / लॉ लिख लो, और लॉ को इंप्लीमेंट करना कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव। नाउ on which post you people are applying for? You are applying for the post of an executive. ठीक है। तो जो सरकार पॉलिसीज बना रही है, आप डिस्ट्रिक्ट में जाके बीइंग अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट ही तो करोगे। नाउ सिमिलरली मान लीजिए ट्रैफिक पुलिस में, है ना, अगर ट्रैफिक का कोई लॉ है उसको कौन देख रहा है? हु इज एन एग्जीक्यूटिव ओवर देयर, हु इज इंप्लीमेंटिंग द पॉलिसी और द लॉ मेड बाय द गवर्नमेंट? वो ट्रैफिक पुलिस वाला है। नाउ लेट्स से कि भाई
लॉ ये था कि भाई जब तक रेड लाइट डज नॉट चेंजेस टू ग्रीन लाइट आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते हो, एक्सेप्टेड। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि भाई यहां पे एक पुलिसमैन खड़ा है और ट्रैफिक पुलिसमैन खड़ा है, ठीक है। आप यहां पे अपनी कार में खड़े हो, ठीक है जी। नाउ अभी रेड लाइट सर्टेन ट्रांजिशन मोड में थी, पता नहीं क्या था, ठीक है। आपके ऊपर आपके घर पे चालान कट के आ गया। द चालान इज दैट द ट्रैफिक पुलिसमैन हैज एक्यूज्ड यू कि भाई इस बंदे ने रेड लाइट चेंज होने से पहले ही इस ट्रैफिक क्रॉसिंग को क्रॉस कर दिया। तो आप क्या बोलोगे? नहीं जी मैंने नहीं करा। आपको लग रहा है कि भाई नहीं, तब ग्रीन लाइट हो चुकी थी व्हेन आई क्रॉस्ड। नाउ व्हाट केम? देयर केम अ डिस्प्यूट। ट्रैफिक पुलिसमैन इज सेइंग वन स्टेटमेंट, यू आर सेइंग अनदर स्टेटमेंट। किसकी बात सही है, किसकी बात गलत है, उस चीज का डिस्प्यूट रेजोल्यूशन भी तो किसी को करना होगा उस पॉलिटिकल सिस्टम में। आंसर है जी यस। तो वो डिस्प्यूट रेजोल्यूट कौन करेगा? वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए आप उसको बोलोगे कि भाई मैं तुम्हें चालान नहीं दूंगा। नहीं दोगे तो आपको कहां पे बुलाया जाएगा? कोर्ट ऑफ लॉ में, ठीक है। तो वहां पे जज आपका फैसला करेंगे कि भाई आप मान लीजिए वो सीसीटीवी फुटेज का एविडेंस मंगवाएंगे, किसी का भी, यहां आसपास जो गवाह लोग खड़े थे कि भाई करा या नहीं करा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट अ वर्डिक्ट विल बी गिवन एंड अगर आप सही हुए तो आपको चालान नहीं देना पड़ेगा, अगर ट्रैफिक पुलिसमैन सही हुए तो चालान देना पड़ेगा। बट हमें यहां पे क्या सीखना है कि भाई देयर विल बी वन थिंग इन द पॉलिटिकल सिस्टम जो लॉ बनाएगा, दूसरा बंदा लॉ इंप्लीमेंट कर रहा होगा, और इंप्लीमेंट करते टाइम कोई अगर मान लीजिए किसी की डिसीजन में डिस्प्यूट भी आ गया तो वी हैव थर्ड ऑर्गन in the form of judiciary. Understood? Now, what all works will be done by the legislature, what all works will be done by the executive, what all works will be done by the judiciary. In the Indian context, in the nation of India, is defined where? Is defined in the power map. यानी कि functions are what? Their powers. If I am today said that कि भाई you have the function of taking the class in this class, you need to perform a function, I'll ask what? They will say you take the class here. Now when you come to the class, you people, you ask me, sir why are you taking the class? Can I not say कि भाई I have the power to take the class, I have been authorized by someone? Similarly, that authorization here is given to these three by the constitution, right? And what are their powers has been defined in a power map, which is again the constitution. So understand, if now someone says you or asks you what is the constitution? So constitution is a power map which defines the functions and powers of different branches of the government, that is your executive, legislature and judiciary. Am I right? Are you understanding this? Chaliye ji, let's move ahead now. Constitution देखने के बाद you need to understand types of constitution. The first type of the classification of the constitutions which we do under the types of constitution, first classification is written constitution, and unwritten constitution, ठीक है। Now if I tell you that कि भाई give me an example of a constitution which is a written constitution, you will say sir Indian constitution. है ना? You will say sir Constitution of United States of America. And if I tell you कि भाई give me an example of an unwritten constitution, you will tell me sir we have one example, very famous example, Britain. Now my question to you is, how do we classify that a country has a written constitution or an unwritten constitution? Tell me, just think, how can you say कि भाई India has a written constitution? The very first argument which would have came to your mind is sir हमारा constitution एक जगह पे लिखा हुआ है, it is written in or compiled in the form of a one single book, that's why. And if I'll ask you Britain by that logic, so do you think that the people of Britain, the judges of Britain, without writing their constitution, remember all the rules, regulations in their mind itself? उनको सब कुछ याद है क्या? इतनी मेमोरी पावर है क्या ब्रिटेन के लोगों की और ब्रिटेन के जजेस की, that they remember everything?
Or let's do one more thing, one example. If today I tell the director sir of this institute that sir, please give us certain funds, we want to have a visa for Britain, you all जितने भी आप लोग हो और इंक्लूडिंग मी, हम लोग वीजा लगवाते हैं डायरेक्टर सर से, ही विल बाय अस द टिकट्स ऑल्सो, हम सब लोग ब्रिटेन चलते हैं। तो ब्रिटेन के लोगों को जो भी याद है, जो भी उनका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, उनको बोलते हैं भाई इधर आओ तुम लोग, हमें बताओ, हम एक बुक में तुम्हें लिख के देंगे। एंड आफ्टर दैट डे व्हेन वी आर कंपाइल्ड योर एंटायर लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस इनटू वन सिंगल बुक, you people now have to tell the entire world from that day onwards that we have a written constitution. Is that possible? The answer to this question is no, it is not possible. Then if you say that sir, India has a written constitution because it is written in one book, my counter argument to you is, आप मुझे ये बताइए कि भाई there is one thing in the Indian constitution you will realize while you are studying parliament, that usually there is a practice to appoint the senior most member as the speaker of Lok Sabha. Is it anywhere written in the constitution? Answer is no, but it is usually followed. So this means Indian constitution is also somewhere unwritten. But then why, if Indian constitution also has some unwritten parts and Britain constitution also has some written parts, how do we classify it? So if anyone from today onwards asks you, you just need to tell that person that only criteria on the basis of which it is decided that and the country has a written constitution or not is a fact that it is a product of a constituent assembly, which was made for that purpose. ठीक है जी, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है या अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सिर्फ एक चीज निर्धारित करेगी कि भाई क्या उसको बनाने के लिए उस देश में किसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन करा गया था या नहीं। अगर करा गया था तो क्या उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ऐसी एक रूल बुक बनाई है उस देश के लिए या नहीं। अगर बनाई है तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अंडरस्टूड? सो उस कॉन्स्टिट्यूशन को बोलेंगे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। Indian constitution is called as written constitution. Why? Because our constituent assembly was established. United States of America's constitution is called as written constitution. Why? Because in 1776, when United States of America's constitution was formed, a specific constituent assembly was formed to make the constitution. But it never happened in Britain. That's why Britain, though even have various written laws, etc., but it will still not be termed under a written constitution. Am I very clear on this? Chalo, make a heading next question now. Now write a question. If I ask you that, write down a question or make a assertion. आजकल assertion reason वाले question बहुत पूछे। assertion, no country in this world has a completely written or unwritten constitution. No country in this world has a completely written or unwritten constitution? Question mark. बताओ सही है statement गलत? No country in this world has a completely written or unwritten constitution. Correct or wrong? बताइए। Answer to this question is yes. किसी country का completely written या unwritten नहीं है। India में भी while we are eventually studying, you will get to know there are various provisions which are followed as conventions. We follow them. They are nowhere written in the constitution. In Britain, though it is unwritten constitution, but we have various written laws over there. So no country has entirely written or unwritten constitution. The only thing which decides that it is a written or unwritten constitution is a fact that that constitution will be called as a written constitution only if it is product of a constituent assembly which was created for the purpose of making that constitution. Understood? Am I clear on this? Chaliye. Let's make a next question or assertion. There cannot be any country in the world without a constitution. बताओ, अब बताओ. Is there any country which cannot have a constitution, or all the countries have a constitution? Tell me.
ना पहली चीज आप लोगों के मन में, अगर देयर विल बी टू सेट ऑफ पीपल हु वुड थिंक दैट देयर कैन नॉट बी, नो सर, देयर माइट बी सम कंट्रीज विदाउट अ कॉन्स्टिट्यूशन। कई बोलेंगे नहीं सर, सब कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन तो होता ही है। जिनके मन में ये सवाल आ रहा होगा सर देयर माइट बी मेनी कंट्रीज विदाउट अ कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहली चीज आ रही होगी उनके मन में डिक्टेटरशिप्स। सर उन कंट्रीज का क्या वेयर डिक्टेटर्स लाइक गद्दाफी यूज्ड टू रूल, है ना? तो डिक्टेटरशिप्स का क्या सर, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन है? जी हाँ, डेफिनेटली। व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पावर मैप. Do you think that if in a dictatorship like where Gaddafi used to rule, वहां पे all the things would have been done by Gaddafi? No. Gaddafi would have its own army to execute the people. Gaddafi would have its own people to manage his finances. Gaddafi would have its own people to manage the taxation system and so on. और जब वो किसी को पावर किसी चीज की दे रहे हैं, that you have to manage my finances, you have to look after my household, you have to look after this, what is that? Division of power only. है ना? You have to execute this, you have to attack this nation. What is that? Power division only. And what is constitution? Power map. ठीक है? So that is a different matter of fact कि भाई वहां पे गद्दाफी में constituent assembly नहीं बनी होगी, they do not have a written constitution. Am I right? So there is no country in this world which does not have a constitution of its own. All the countries in this world have a constitution. That is a different matter of fact. It may be written or unwritten in nature. ठीक है? So all the countries have constitution. Do remember this statement. It may be written, it may be unwritten, sir and ma'am. Clear? चलिए आगे बढ़ते हैं जी. Let's move to the next keyword, that is your democracy. ठीक है? Now what is democracy? As I have told you, demo means what? Demo means people, and cracy means what? Power to rule. ठीक है? तो वो नेशन, वो पॉलिटिकल सिस्टम जहां पे रूल करने की पावर वहां के बाशिंदों के पास, यानी कि वहां के लोगों के पास है. Am I clear? चलिए. Now these people can rule directly ठीक है जी, और they can rule indirectly. Clear? जहां पे people will be ruling directly, that is called as a direct democracy. Understood? जहां पे people will be ruling indirectly, that is called as indirect democracy. डायरेक्ट रूल करने का मतलब तो समझ में आता है, बट व्हाट इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी? इनडायरेक्टली लोग कैसे रूल करेंगे? अरे जैसा भारत में हो रहा है, बाय चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. फॉर एन एग्जाम्पल, इफ दिस इज अ क्लास राइट नाउ, आई विल गिव यू अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल. आप सब लोग जब भी कॉलेज में होगे या लेट्स से यूनिवर्सिटीज में होगे, देयर वाज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सीआर. व्हाट वाज सीआर? क्लास रिप्रेजेंटेटिव. सीआर के बाद जो आपका डिपार्टमेंट था, वो सीआर मिलके डीआर को चुनते थे और डीआर मिलके प्रेसिडेंट को चुनते हैं, राइट? Now what happens is, let's imagine कि भाई we want to take a refreshment break and I ask you people कि भाई बताओ हेल्दी सबवे खाना है या अनहेल्दी समोसास खाने हैं, है ना? So now there can be two ways of expressing your opinion कि सर हम क्या खाना चाहते हैं. पहला तो हम सीधा ही वोटिंग करा लें. Now you people are going to make a legislation कि भाई we are going to take a samosa or a subway. तो you people are directly involved in what? Decision making. आप लोग खुद हाथ खड़ा करके वोट कर रहे हो. I'll say people who want samosa, please raise your hands. So you people will be raising hands. I'll say people who want subway, please raise your hands. You people will be raising your hands. Am I right? So you people are expressing your concern directly here. Now second is, I'll call the seer of the class. Seer, बच्चे come here. Now he will say, what sir? I'll say, बच्चे, what your class wants to have, samosa or what do you call subway? हेल्दी चीज खानी, क्या चीज खानी है? Now CR will tell me. But जब CR बता रहा है आप लोगों के बिहाफ पे, can I call it a democracy? Yes. Because who made that person the CR? आप लोगों ने ही तो वोटिंग करके CR बनाया था. How does the CR is elected in the universities or classrooms or colleges, right?
दो तीन लोग खड़े होते हैं, दे गिव देयर नॉमिनेशन, आप लोगों को लगता है कि भाई ये हमारी क्लास को बेटर रिप्रेजेंट कर सकता है, तो यू पीपल इलेक्ट दैट पर्सन. नाउ व्हेन यू पीपल इलेक्ट दैट पर्सन, व्हाट यू आर शोइंग इन दैट पर्सन, दैट वी हैव ट्रस्ट इन यू. बच्चे, you please go ahead and represent our interest on the behalf of the whole class. This is the concept of class representative, that that person is representing the class. Hana, now if I'm calling the CR is telling his opinion, but indirectly that CR is telling me the opinion of the whole class, right? Because whole class has entrusted their trust on this person, and this person is showing their trust, reflecting their interest. So this is what democracy only. आइडियली हो क्या रहा है? आइडियली हो वही रहा है जो आप सब लोग चाहते हो, बट आप सब लोगों ने अपना वो ओपिनियन थ्रू किसके बताया? सीआर के. दैट इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, राइट? सो इन द एंड वन रूल आप लोगों के ही ओपिनियन से रहा है, बट हाउ यू पीपल चैनलाइज दोज ओपिनियन बाय द वे ऑफ सीआर. एंड यहां पे कैसे कर रहे थे? यहां पे खुद कर रहे थे. You were directly participating. So this is the difference between direct democracy and indirect democracy. ठीक है जी. इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक दूसरा नाम भी है, यू पीपल कैन नोट इट डाउन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एंड दिस इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी. क्लियर? अगर मैं आपको एग्जाम्पल की बात बताऊं, सो इट इज स्विट्जरलैंड. यहां पे इनडायरेक्ट का यू जस्ट नीड टू सी कि भाई इनडायरेक्ट में देयर आर टू सिस्टम्स विच आर प्रेवलेंट इन द वर्ल्ड. वन इज पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड अदर इज प्रेसिडेंशियल सिस्टम. These both are examples of indirect democracy. Parliamentary system का example बच्चे is India. And यहाँ example is United States of America. So am I clear? Democracy means power to rule. People can rule directly or indirectly. Indirectly कैसे करेंगे? By choosing their representatives. That's why indirect democracy is also called as representative democracy. We have two examples. Parliamentary form जैसे इंडिया में है. What we do? We select our MLAs. We select our MPs. है ना? एंड उसके बाद वी हैव प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल. प्रेसिडेंशियल सिस्टम इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दे इंस्टेड ऑफ प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट देयर प्रेसिडेंट. एम आई क्लियर ऑन दिस? डायरेक्ट डेमोक्रेसी में देयर आर वेरियस मेथड्स व्हिच आर रेफरेंडम, प्लेबिसाइट, राइट टू रिकॉल, एक्सेट्रा. नाउ अंडरस्टैंड, एक चीज और प्यारी से समझ लो, दैट डायरेक्ट डेमोक्रेसी में ना यू विल सी दैट स्विट्जरलैंड ऑल्सो हैज अ प्रेसिडेंट. फिर आप पूछोगे सर उनका तो प्रेसिडेंट है, तो वो डायरेक्ट कैसे हो गए? दे ऑल्सो हैव अ प्रेसिडेंट. यूएसए ऑल्सो हैज अ प्रेसिडेंट, तो ये तो सेम है. नहीं. When we talk about direct democracy, democracy is only consulted with what? Making laws, legislation, not executive. President is an executive person who executes the policies. ठीक है? सो यहां पे स्विट्जरलैंड में रूल वगैरह लोग ही बनाएंगे, लेकिन रूल बना के कोई इंप्लीमेंट करने वाला तो चाहिए, जैसे ट्रैफिक पुलिसमैन था उस तरीके से स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट इज देयर. एम आई क्लियर ऑन दिस? चलिए, आई होप यू आर वेरी क्लियर विद द लेक्चर. नाउ वी विल बी कंटिन्यूइंग विद दिस एंड स्टार्टिंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. ठीक है? नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? जिस भी शब्द के पीछे आज के बाद यू पीपल फाइंड दिस अटैचमेंट कॉल्ड एज इज्म. इज्म का मतलब होता है उस शब्द की आइडियोलॉजी. अंडरस्टूड? जैसे आप शब्द सुनते हो सोशलिज्म, नेशनलिज्म, है ना, कैपिटलिज्म, तो इज्म मतलब उस शब्द की आइडियोलॉजी. नाउ यहां पे किसकी आइडियोलॉजी है जी? कॉन्स्टिट्यूशन की. ठीक है? सो नाउ व्हाट इज द आइडियोलॉजी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? व्हाट वाज कॉन्स्टिट्यूशन? पावर मैप. ठीक है? पावर मैप क्या बताता है कि भाई लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की क्या क्या पावर्स हैं, यानी कि इनको अपनी पावर्स को एग्जीक्यूट करते दौरान कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन ध्यान में रखने हैं. तो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस कहां पे लिखे? संविधान. राइट? तो ये रूल्स, तो इस कर मैं कॉन्स्टिट्यूशन को रूल बुक बोलूं, वुड इट बी राइट? यस, इट इज राइट. इट इज रूल्स एंड रेगुलेशंस जो पावर वगैरह देता है इनको. नाउ
कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रूल बुक, हाईएस्ट लेवल का रूल बुक, इसके ऊपर भारत में कोई रूल बुक नहीं है, ठीक है। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन की आइडियोलॉजी क्या है? ये चाहता है कि भाई देयर शुड बी अ रूल ऑफ लॉ, देयर शुड बी अ रूल ऑफ लॉ। किसका रूल होना चाहिए? लॉ का। सबसे ऊपर लॉ है कौन सा भारत में? कॉन्स्टिट्यूशन ही, ठीक है। बट व्हाई डज दिस सेज दिस वर्सेस रूल ऑफ मैन? तो जब रूल ऑफ मैन था ना, फॉर एन एग्जाम्पल ब्रिटिशर्स के टाइम के ऊपर भारत में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। दे यूज टू रूल एज पर देयर विल, जैसा उनको अच्छा लगता था सही करते वैसे करते थे वो। सो दैट इज योर रूल ऑफ मैन। सो दिस इज अ नेगेटिव कॉनोटेशन, ठीक है। बिकॉज व्हाट इफ लेट्स से कि भाई मैं बोलता हूँ झूठ बोलना पाप है, एंड हूएवर स्पीक्स लाई दैट पर्सन शुड बी थ्रू आउट ऑफ माई लाइफ। Now, what if my own wife, my own mother tells me the lie? Will that principle be followed? nahin, because that is a rule of men. I'll discriminate between two individuals. While when we talk about the concept of rule of law का मतलब है no discrimination. Law will see everyone equal. ठीक है? So hence the government which is there in the country also needs to adhere to rule of law. तो सबसे ऊपर लॉ रहेगा, लॉ के अंदर आके जो गवर्नमेंट की डिफरेंट ब्रांचेस है वो काम करेंगी। गवर्नमेंट की डिफरेंट ब्रांचेस, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, नॉट ओवर एंड अबव दिस लॉ। सबसे टॉप में कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन इन तीनों ब्रांचेस को पावर देगा, उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करेंगी, राइट। हेंस दे हैव टू फॉलो द रूल ऑफ लॉ। नाउ व्हाट डज रूल ऑफ लॉ सेज कि भाई आई एम ओवर एंड अबव एवरीथिंग, देयर इज रूल ऑफ लॉ, दैट हाईएस्ट लॉ बुक इज कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है। दिस मीन्स व्हाट? दिस मीन्स लिमिटेड गवर्नमेंट, लिमिटेड गवर्नमेंट। लिमिटेड मतलब कि भाई अनलिमिटेड पावर्स नहीं है तुम्हारे पास। कॉन्स्टिट्यूशन इज गिविंग द पावर्स टू ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हियर मींस दी थ्री ब्रांचेस ओनली, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। सो लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब कि भाई दीज थ्री आर लिमिटेड, इनकी पावर्स लिमिटेड हैं, ठीक है। दे डू नॉट हैव अनइमेजिनरी पावर्स कि भाई जितना हम चाहेंगे वी विल डू, नहीं। यू आर बाउंडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, वॉट एवर इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन यू हैव टू अबाइड बाय दैट, ठीक है। Now that means limited government, and limited government एक ही चीज से होती है। When we will study the entire constitution, you will just see one thing, बाकी सब चीजें, क्योंकि constitution है क्या? पावर मैप, किनको पावर्स देता है? इन तीनों को। तो वो तो पावर दे रहा है, बट हम यहां पे लिमिटेडनेस की बात करें कि भाई कुछ चीज लिमिट भी कर रही है। सो ओनली वन थिंग इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच लिमिट्स देयर पावर्स, बाकी सब चीजें पावर दे रहे हैं इनको, एक चीज जो लिमिट करती है, दैट इज ओनली वन थिंग, फंडामेंटल राइट्स। That's why they are very important. फंडामेंटल राइट्स किसकी हैं? आपकी। मान लीजिए you have freedom of speech and expression and you want to do healthy criticism of the government. Don't you think that these people will stop you? Yes. But can they stop you? Answer is no. Why? You have fundamental rights. So only one thing in Indian constitution which limits the government is fundamental rights. So what is constitutionalism? Constitutionalism means rule of law. What is rule of law? Rule of law means limited government. The government is limited. Only the rule of law will prevail. And how the government is limited? Only by one provision, that is your fundamental rights. Am I clear on this? ठीक है। एंड अगर आपको ये भी देखना है, अभी हायरार्की बन गई ना, सबसे नीचे तीन ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। इनको पावर कहां से मिल रही है? कॉन्स्टिट्यूशन से। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने है? सबसे पहला वर्ड इज वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया है, हमने बनाया कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से इनकी पावर्स निकल रही हैं जो हमारे ऊपर गवर्न कर रही हैं। तो इन द एंड रूल हुआ किसका? डेमोक्रेसी, rule of people. That's why India is called a democracy. I hope I'm able to clear your concepts in this. We'll be continuing in the next session. Thank you so much for this. I hope you guys like it. What are your opinions about it? Do mention in the comments. Thank you so much. See you guys.